डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति पर। अर्थात वैदिक काल में समाज की अर्थव्यवस्था कैसी थी और किस तरह की आर्थिक गतिविधियों को उस समय व्यवहार में लाया जाता था। इस शीर्षक के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वैदिक काल में समाज के आर्थिक संसाधन क्या थे, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही थी, उनके व्यवसाय एवं अन्य जो आर्थिक क्रियाकलाप थे वो कैसे थे। इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वैदिक कालीन जो आर्थिक स्थिति है उसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज जो था एक प्रकार से कबायली समाज था। अर्थात जो ऋग्वैदिक जन थे, जन का अर्थ हुआ कबीला, तो ये जन विभिन्न प्रकार से अपनी आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करते थे। क्योंकि कबीलाई स्वरूप होने के कारण इन जनों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक जन मुख्यतः पशुचारण करते थे तथा पशुचारण हेतु निरंतर अपने रहने के स्थानों में परिवर्तन करते रहते थे। धीरे धीरे उनके जीवन में स्थायित्व आया और उन्होंने पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य भी किया और इस तरह जन एक ही स्थान पर निवसित होने लगे। अर्थात एक ही स्थान पर धीरे धीरे उनका स्थायी निवास होने लगा और फिर उनकी आर्थिक गतिविधियों में स्थायित्व आया। क्योंकि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं की गई हैं उनमें आर्थिक समृद्धि को लेकर ईश्वर से प्रार्थना की गई है या विभिन्न जो देवी देवता हैं उनसे आर्थिक समृद्धि की कामना की गई है। जैसे लंबी आयु, गो संपत्ति में वृद्धि, अश्वलाभ की इच्छा, पुत्र प्राप्ति की कामना और विभिन्न प्रकार से दास दासी धन संपदा युक्त होने की प्रार्थना इन ऋचाओं में की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक समाज विभिन्न देवी देवताओं से अपनी भौतिक समृद्धि की निरंतर कामना करता था। आर्थिक दृष्टि से ऋग्वेद में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था तथा कृषि का उल्लेख हम कह सकते हैं कि जो कृषि कार्य था पशुपालन की तुलना में उसे प्रारंभ में कम महत्व प्राप्त था। गाय का महत्व ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार से स्पष्ट होता है क्योंकि उस काल में गाय को ही संपत्ति का पर्याय माना जाता था। अर्थात गाय ही एक प्रकार से संपत्ति कहलाती थी। इसीलिए जिसके पास जितना अधिक गोधन होता था उसे उतना ही अधिक समृद्ध माना जाता था। गायों की क्योंकि गाय को संपत्ति मानने के कारण गायों की चोरी भी होती थी, गायों के लिए युद्ध लड़े जाते थे और अधिकांश जो भी युद्ध हुए हैं वो मुख्यतः गायों को लेकर ही हुए हैं।
इसीलिए ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्टि, गवेषणा, गोषु, गव्य जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। जो विभिन्न दिन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे सुबह, शाम या अन्य जो संध्या, इनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन शब्दों से भी कहीं न कहीं गाय का महत्व स्पष्ट होता है। जैसे गोधूलि, संध्या के लिए गोधूलि कहा जाता था, अर्थात संध्या के समय जब गायें घर को लौटती थी तो उनके पांव से उड़ने वाली जो धूल थी वह एक प्रकार से संध्या का प्रतीक भी थी, इसीलिए संध्या को गोधूलि कहा जाता था। और संगव मानी गायों के संग, जो सुबह जो उन्हें चराने हेतु जाने का समय होता था उसे संगव अर्थात प्रातःकाल कहा जाता था। इसी तरह गव्युत्ति, गोचरमन, इनका भी प्रयोग यह दिखाता है कि गाय का किस तरह समाज में महत्व था। गाय को दुहने का जो मुख्य कार्य था वह पुत्री के करने के कारण घर की बेटी को अर्थात पुत्री को दुहिता, गायों को दुहने वाली कहा जाता था। तो इस तरह समझा जा सकता है कि समृद्धि और संपत्ति के रूप में गाय का कितना महत्व था तथा समाज में गाय को कितना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। एक समृद्ध व्यक्ति को गोमत अर्थात गायों का स्वामी कहा जाता था। इसी तरह इंद्र की एक उपाधि गोपति अर्थात गायों का स्वामी भी है। इस तरह हम संपत्ति के रूप में ऋग्वेद में गाय के महत्व को समझ सकते हैं। पशुपालन के साथ साथ कृषि भी ऋग्वैदिक समाज में प्रचलित थी, परंतु कृषि कार्य को एक प्रकार से द्वितीयक श्रेणी में हम रख सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में गाय की तुलना में कृषि विषयक उल्लेख कम हुआ है। जहां गाय संबंधी शब्द का उल्लेख 176 बार हुआ है, वहीं कृषि विषयक उल्लेख केवल 21 बार हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि गाय का अर्थात पशुचारण का महत्व समाज में कृषि की तुलना में अधिक था। यद्यपि ऋग्वेद में कृषि कार्यों के लिए जैसे वप बोना, कृष खेती करना, हल के लिए फाल, लांगल, सिरा तथा साथ ही साथ दात्री, श्रेणी, परशु, कुलिस आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक समाज कृषि कार्य करता था। कृषि योग्य भूमि के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग और मुख्यतः जो फसल होती थी यव, जिसे जौ के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसका प्रयोग प्रायः किया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में कृषि प्रचलित थी। साथ ही साथ जो प्रमुख फसलें हैं उनमें जौ के साथ गेहूं की भी खेती की जाती थी और ब्रीही के रूप में धान की खेती का उल्लेख पाया जाता है, यद्यपि कई विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। परंतु साथ ही साथ ऋग्वेद में खेती के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के व्यवसाय भी समाज में प्रचलित थे, जैसे तक्षक, बढ़ई का जो कार्य, जो लकड़ी का कार्य करता था उसे तक्षक या बढ़ई कहा जाता था। रथ बनाने वाला रथकार, चमड़े का कार्य करने वाला चर्मन, जुलाई अर्थात कपड़े बुनने का काम करने वाला तंतुवाय, सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला स्वर्णकार, लोहे का कार्य करने वाला करमार या लोहार, और मिट्टी आदि के बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार आदि पेशों का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त ऋग्वैदिक ऋचाओं में योद्धा, पुरोहित,
पशुपालक, कृषक, आखेटक आदि का भी उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक समाज में विभिन्न प्रकार के शिल्प प्रचलित थे और विभिन्न प्रकार से कुटीर उद्योग जिन्हें हम कह सकते हैं, या विभिन्न तरह से वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता था। अयस, जिसे लोहे के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है, इसका अर्थ यद्यपि लोहे के अतिरिक्त तांबा और अन्य धातु से भी स्पष्ट होता है, तो लोहे का प्रयोग ऋग्वेद में प्रचलित हो गया था और कालांतर में लोहे के औजारों से जो वनों को साफ किया गया और आर्यों का पूर्वी भारत की ओर प्रसार हुआ, इसके साक्ष्य भी हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। समाज में शिल्प संबंधी व्यवसायों के अतिरिक्त वाणिज्य के अंतर्गत ऋण देना, जो धनी लोग थे वह ऋण देने का कार्य भी करते थे। यद्यपि कुसीद वृत्ति अर्थात ब्याज लेने को समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, साथ ही साथ नावों की चर्चा भी की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि नौकायन भी एक व्यवसाय था। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार से धन कमाने हेतु चर्चा की गई है, क्योंकि घर बनाना, खेती करना या अन्य तरह से संपत्ति को अर्जित करना भी तत्कालीन अर्थोपार्जन में सम्मिलित था। परिवार के सदस्य विभिन्न व्यवसायों को संपादित करते थे, जैसे पुरोहिताई या अन्य सेवा के कार्य तथा विभिन्न पेशों को भी एक ही परिवार के सदस्य पूर्ण कर सकते थे और साथ साथ वह विभिन्न व्यवसायों को अपनाने के बाद भी साथ साथ रहते थे। ऋग्वेद में एक ऋचा में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है, जिसे हमने पूर्व में ऋग्वैदिक समाज के अतिरिक्त उस पर चर्चा की थी, कि जिसमें एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ दूसरों के घरों पे चक्की पीसती है, अर्थात एक प्रकार से सेवा का कार्य करती है। समाज में दासियों को उपहार स्वरूप देने का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिससे ज्ञात होता है कि संभवतः उस समय दास प्रथा भी प्रचलित थी। इस तरह ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में पशुपालन, कृषि और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय तत्कालीन अर्थव्यवस्था के स्रोत थे, जिससे तत्कालीन समाज की अर्थव्यवस्था चलती थी।